साथियों नमस्कार। आज का हमारा व्याख्यान रस सूत्र के ऊपर है और रस सूत्र के व्याख्याकारों में भट्ट लोलट के मत की चर्चा हम आज करेंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि रस सूत्र क्या है। रस सूत्र यह है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। और यह रस सूत्र प्राप्त कहाँ होता है? हमें नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में भरत मुनि ने रस विवेचन प्रसंग में रस सूत्र की स्थापना की, रस सूत्र दिया हमें। और उस रस सूत्र का तात्पर्य है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब प्रश्न उठता है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के साथ किसका संयोग होता है जिससे रस की निष्पत्ति होती है? तो आप इस बात को इस डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं कि स्थायी भाव के साथ विभाव का, अनुभाव का, व्यभिचारी भाव का और सात्विक भाव का जब संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। अब आप यहां प्रश्न कर सकते हैं कि इस रस सूत्र में न तो स्थायी भाव की चर्चा है और न ही सात्विक भाव की। तो व्याख्याकारों ने यहां स्पष्ट किया है कि संयोगात में जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है वह स्थायी भाव के साथ के लिए है। अर्थात स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का जब संयोग होगा तब रस की निष्पत्ति होगी। सात्विक भाव को कुछ आचार्य अनुभाव के अंतर्गत मानते हैं और कुछ दोनों को अलग मानते हैं। तो मैं स्पष्टता के लिए यहाँ पर दोनों को अलग अलग रख दिया हूं। सात्विक भाव की चर्चा भी हम किसी व्याख्यान में करेंगे। स्थायी भाव की चर्चा हमने कर ली है। पुनः मैं स्मरण दिला दे रहा हूं, सहृदयों के हृदय में स्थायी रूप से विराजमान रहने वाला जो भाव है, रति, हास इत्यादि, उसको स्थायी भाव कहते हैं। विभाव स्थायी भाव को उद्बुद्ध करने वाला कारण होता है जो आलम्बन और उद्दीपन विभाव से दो प्रकार का होता है। अनुभाव कार्य रूप है जिससे रसोत्पत्ति की अनुभूति होती है और व्यभिचारी भाव वो भाव हैं जो बीच बीच में हमें महसूस होते रहते हैं और रसानुभूति को तीव्र करते हैं। तो इन चारों का जब स्थायी भाव के साथ संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। ये तात्पर्य है इस विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति कहने का। इस रस सूत्र पर अनेक आचार्यों ने मत दिया। इस रस सूत्र की व्याख्या करने का प्रयास अनेक आचार्यों ने किया। उनमें 4 आचार्य प्रमुख हैं और उन 4 आचार्यों में भट्ट लोलट का प्रथम स्थान है। तो मुख्य रूप से जो व्याख्या पद हैं इस रस सूत्र में वे 2 हैं, संयोगात और निष्पत्ति। आचार्यों ने इन दोनों पदों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम आचार्य भट्ट लोलट का मत देखते हैं कि वे संयोग और निष्पत्ति पद का क्या अर्थ करते हैं। संयोग पद के 3 अर्थ हैं। भट्ट लोलट के अनुसार संयोग पद के कौन कौन से 3 अर्थ हैं? तो पहला अर्थ है उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध, दूसरा अर्थ है गम्य गमक भाव संबंध, तीसरा अर्थ है पोष्य पोषक भाव संबंध। ये तीनों अर्थ किसके हैं? संयोग पद के हैं। इसी प्रकार जब हम निष्पत्ति पद पर विचार करते हैं तो भट्ट लोलट इस पद के 3 अर्थ देते हैं, उत्पत्ति, प्रतीति और पुष्टि। अब इन 6 पदों, 3 संयोग के 3 अर्थ और निष्पत्ति पद के 3 अर्थों को मिलाकर जब हम भरत मुनि प्रणीत इस रस सूत्र का अर्थ करते हैं तो क्या अर्थ निकलता है वो देखिए। अर्थ निकलता है स्थायी भाव के साथ विभाव का उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध होने पर रस की उत्पत्ति होती है। दूसरा अर्थ क्या निकला? स्थायी भाव के साथ अनुभाव का गम्य गमक भाव संबंध होने पर रस की प्रतीति होती है। और तीसरा अर्थ क्या बनता है? स्थायी भाव के साथ व्यभिचारी भाव का पोष्य पोषक भाव संबंध
होने पर रस की पुष्टि होती है। ये 3 अर्थ हो गए। अब इन तीनों अर्थों को हम मिला दें, तब देखें कि रस सूत्र का क्या अर्थ बनता है। तो इस प्रकार रस सूत्र का समग्र अर्थ क्या हुआ? स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का क्रमशः उत्पाद्य उत्पादक भाव, गम्य गमक भाव और पुष्य पोषक भाव संबंध होने पर रस की क्रमशः उत्पत्ति, प्रतीति और पुष्टि होती है। स्पष्ट हुआ कि रस पहले उत्पन्न होता है, उसके बाद रस की प्रतीति होती है और फिर उस प्रतीति के बाद उस रस की पुष्टि होती है। इसको मैं एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं कि यह उत्पत्ति, प्रतीति और पुष्टि किस तरह से रस के साथ संबद्ध है। देखिए, एक में गाय पशु है। ठंडी के मौसम में घना कोहरा छाया हुआ है। उस कोहरे में दूर से कोई पशु आ रहा है, गाय आ रही है। काफी दूर जब वह गाय है और आप उस पर ध्यान देते हैं तो आपको क्या प्रतीत होता है कि कोई आ रहा है, कुछ है जो हमारी तरफ आ रहा है। कुछ और आगे गाय आती है, फिर आपको यह प्रतीत होने लगता है कि एक पशु है जिसके 4 पैर हैं, 2 सींग हैं, वह हमारी तरफ आ रहा है। और कुछ नजदीक आने के बाद हमें स्पष्टता के साथ प्रतीत हो जाता है कि वह गाय है। रसानुभूति के विषय में आचार्य भट्ट लोलट का यही मत है कि विभाव पहले रस को उत्पन्न कर देता है, लेकिन उसकी प्रतीति नहीं होती है। अनुभाव उस रस को, उत्पन्न रस को प्रतीति के योग्य बना देता है और व्यभिचारी भाव उस रस को पुष्टि करा देता है, जिसका सहृदय आस्वादन करते हैं। ये इसका तात्पर्य हुआ। भट्टोलट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही इस रस सूत्र के संदर्भ में कि रस की उत्पत्ति अनुकार्य में होता है और प्रतीति नट में। अब ये दोनों ही महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए। अनुकार्य का क्या तात्पर्य है, पहले आप समझ जाइए। जब कोई नाटककार नाटक लिखता है तो वह अपने नाटक में अनुकार्य के चरित्र का वर्णन करता है। उदाहरण के तौर पे हम रामायण से संबंधित किसी नाटक को ले लेते हैं। महाकवि भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम को ले लीजिए, या और किसी महाकाव्य को ले लीजिए, रघुवंशम महाकाव्य को ले लीजिए। दोनों में रघुवंशम महाकाव्य में भगवान राम के चरित्र का वर्णन है और उत्तर रामचरितम में भगवान राम को नाटक का नायक बनाया गया है। तो जो मूल, जिनको सामने रख करके भवभूति और कालिदास अपनी अपनी रचनाओं को कर रहे हैं, वह मूल पात्र हुआ। उसी को हम नाट्य शास्त्रीय भाषा में, टर्मिनोलॉजी में अनुकार्य कहते हैं। अर्थात मूल राम, कौन से मूल राम? जो दशरथ के पुत्र राम, जो त्रेता युग में राम थे, उस राम को हम अनुकार्य कहते हैं। उसी अनुकार्य के बारे में नाटककार अपने नाटक में, काव्यकार अपने काव्य में वर्णन करता है। ये क्लियर हो गया? तो अनुकार्य मूल पात्र हुआ। और नट कौन है? जो स्टेज पर आकर के हमें राम बन करके दिखाता है। जो नटी सीता बनती है, जो सीता बनती है, वह नटी है। अर्थात जो पुरुष पात्र स्टेज पर आकर के, मंच पर आकर के हमें
नाटक दिखाते हैं, चरित्रों का नर्तन करते हैं, वे नट कहलाते हैं और महिला पात्र नटी कहलाती है। तो ये नट क्या करता है? राम का, अनुकार्य का नर्तन करता है, अभिनय करता है, उसके संवादों को प्रकट करता है। ये अनुकार्य और नट में हमें अंतर को हमें ध्यान में रखना है। तो ये मूल बातें हो गई भट्ट लोलट की। अब हम देखते हैं कि भट्ट लोलट की मत की समीक्षा हम कैसे करें। तो देखिए, भट्ट लोलट के मत पर जब हम विचार करते हैं तो पता चलता है कि नट में रस की प्रतीति रज्जु में सर्प की प्रतीति जैसी होती है। मैं थोड़ा इसको स्पष्टता से और समझा दूं। भट्ट लोलट मानते हैं कि रस उत्पन्न कहां होता है? मूल पात्र में, और उसकी प्रतीति कहां होती है? नट में। अब इसको ऐसे कंपेयर करिए। नाटक का मंचन हो रहा है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मंचन हो रहा है, ऐसा लेकर चलते हैं। दर्शक दीर्घा भरा हुआ है, दर्शक बैठे हुए, स्टेज पर नाटक प्रारंभ हो गया। तो एक नट दुष्यंत बन गया, एक नटी शकुंतला बन गई, एक नटी अनुसूया बन गई, एक नटी प्रियंवदा बन गई। इस तरह नाटक प्रारंभ हो गया। तो स्टेज पर नट और नटी का आगमन हो रहा है, कभी नट आ रहा है, कभी नटी आ रही, कभी दोनों आ रहे हैं, दोनों के संवाद चल रहे हैं। भट्ट लोलट यहां यह कहना चाह रहे हैं कि अब इस नाटक में, नाटक के प्रदर्शन में, अभिनय में दर्शक को जो रसानुभूति हो रही है, दर्शक जो आनंद की अनुभूति कर रहा है, वह आनंद कहां है? यहां प्रश्न खड़ा होता है। वह आनंद क्या दर्शक में है? वह आनंद क्या नट में है, जो राम बना हुआ, जो दुष्यंत बना हुआ है, जो शकुंतला बनी हुई है नटी, उसमें है? या मूल जो दुष्यंत थे महाभारत काल में, शकुंतला जो महाभारत काल में थी, प्रियंवदा और अनुसूया जो महाभारत काल में रही होगी, उसमें रस की उत्पत्ति होती है। तो भट्ट लोलट इस बात को इस तरह से कहते हैं कि रस की उत्पत्ति तो मूल पात्र में हो गई, महाभारत काल वाले दुष्यंत में, महाभारत काल वाले अनुकार्य में, महाभारत काल वाली शकुंतला में, अनुसूया में, प्रियंवदा में, वहां उत्पन्न हुआ रस। और उत्पन्न होकर के प्रतीत कहां हो रहा है? नट में। और उसका अनुभव कौन कर रहा है? सहृदय कर रहा है। तो यह प्रतीति कैसी है? रज्जु में सर्प की प्रतीति जैसे। वेदांत दर्शन में यह बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जाता है, इसको भी हम समझ लें। रज्जु, रज्जु रस्सी को कहते हैं। कहीं पर रस्सी पड़ी हुई थी, अंधेरी रात थी, कोई व्यक्ति उस मार्ग से जा रहा था, तो थोड़ा दूर रहने पर उसको रज्जू दिखाई दिया और उसने उसको सांप समझ लिया और डरने लगा। तभी कोई दूसरा व्यक्ति आया, पूछा क्या बात है भाई, आप डर क्यों रहे हो? तो उसने कहा वहां सांप है। उस व्यक्ति ने टॉर्च जलाया और देखा कि वो सांप नहीं है, वो तो रस्सी है। तो भट्ट लोलट भी इसी बात को कह रहे हैं कि जो नट में हम रस को देख रहे हैं, नट में जो रस की अनुभूति कर रहे हैं, नट के माध्यम से जो रस की अनुभूति कर रहे हैं, वह रस वस्तुतः उस नट में नहीं है। कहां है? मूल पात्र में, अनुकार्य में, दुष्यंत में है। तो ये बात वेदांत दर्शन से मिलती जुलती है जो भट्ट लोलट कर रहे हैं। भट्ट लोलट के मत को आचार्यों ने उत्पत्तिवाद कहा है, उपचयवाद कहा है, आरूपवाद कहा है। उत्पत्तिवाद क्यों है? क्योंकि यहां पर हम देखते हैं रस उत्पन्न हो रहा है,
इसलिए उत्पत्तिवाद है। कहते हैं कि विभावादि से रस की उत्पत्ति होती है, ऐसा भट्ट-लोलट कहते हैं, इसलिए इनके मत को उत्पत्तिवाद भी कहा जाता है। भट्ट-लोलट का मानना है कि रस पुष्ट होता है, रस की उपचिति होती है, पुष्टि होती है, इसलिए भट्ट-लोलट के मत को उपचयवाद भी कहा गया। उपचय का मतलब है पुष्टि यहाँ। और आरोपवाद भी कहा जाता है। आरोपवाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि नट पर राम का आरोप किया जाता है, अनुकार्य का, मूल पात्र का, राम का, दुष्यंत का या दूसरे दूसरे पात्र, अर्जुन का, कर्ण का, जो भी नाटक हो सकता है, उसका नट के ऊपर जो अभिनय करता है आरोप किया जाता है। इसलिए भट्ट-लोलट के मत को आरोपवाद के नाम से भी जाना जाता है। और इसी आरोपवाद के कारण इनके मत पर उत्तर मीमांसा या वेदांत का प्रभाव है, ऐसा माना जाता है। कुछ आचार्य कहते हैं कि भट्ट-लोलट मीमांसक थे, इसलिए उन्होंने मीमांसा की दृष्टि में रस सूत्र की व्याख्या की है। अब देखिए, ये तो 3 बातें जो हमने निकाला रस सूत्र से, जो जिसमें कोई नकारात्मक बातें हमने नहीं की। अब हम देखते हैं कि इसमें कमियां क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं भट्ट-लोलट के मत में। भट्ट-लोलट के मत का जो लिमिटेशंस है वो ये है कि उनका जो रस है वह रंगमंच पर है। उसका पूरा का पूरा संबंध भट्ट-लोलट ने नट के साथ जोड़ दिया और सामाजिक की उपेक्षा हो गई। सामाजिक का रस से कोई संबंध नहीं रहा, बस वो तो केवल रस का आनंद उठा लिया, चला गया। रसोत्पत्ति में उसकी कोई भूमिका नहीं रही। रस उत्पन्न हुआ, अनुकार्य में प्रतीति हुई, नट में, और सहृदय ने उसका आनंद लिया। तो इस तरह उनका रस व्याख्यान रंगमंच की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन सामाजिक की उपेक्षा हो गई है। दूसरी बात, अब कल्पना करिए कि रस की उत्पत्ति हो रही है मूल पात्र दुष्यंत में। दुष्यंत में जब हम देखेंगे नहीं दुष्यंत को, फिर हमें उसमें उत्पन्न रस की अनुभूति कैसे होगी? नहीं हो सकती ना। तो ये भी उनके मत की एक कमी है कि यदि रस की उत्पत्ति अनुकार्य में होती है तो सहृदय उसका आस्वादन कैसे कर ले रहा है? अगला मत है कि जो है नहीं उसकी प्रतीति कैसे होगी? नट में रस तो है नहीं, रस कहां पर है? मूल पात्र में है, अनुकार्य में है, और उसकी प्रतीति कहा जा रहा है नट में। तो जो नहीं है उसमें रस की प्रतीति कैसे होगी? यह प्रश्न खड़ा हो जाता है, जिसका उत्तर हमें भट्ट-लोलट के मत में नहीं मिलता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है कि रस की उत्पत्ति यदि हम मान लें कि अनुकार्य में है और उसका रसास्वादन सामाजिक करता है, तो यहां एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, कार्य कारण की एक निष्ठता का जो नियम है, सिद्धांत है, उसका खंडन हो जाता है। अब मैं आपको समझाऊं कि कारण कार्य की एक निष्ठा का सिद्धांत क्या है। कि कारण और कार्य एकनिष्ठ होते हैं। कैसे? तो उदाहरण देखिए, एक तंतु और पट। धागे से, तंतु कहते हैं धागे को, और पट कहते हैं वस्त्र को, कपड़ा को। तो तंतु पट का कारण है, तंतु से ही पट बनता है, कपड़ा बनता है। लेकिन ये दोनों कहाँ हैं? एक साथ हैं, दोनों एक निष्ठ हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। मिट्टी से एक दूसरा उदाहरण है, मिट्टी से घड़ा का निर्माण होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि घड़ा बन जाने के बाद मिट्टी घड़े से हट जाती है, दूर हो जाती है, नहीं ना। दोनों एक साथ ही रहते हैं, मिट्टी भी और घड़ा भी, कारण भी और कार्य भी। यही कार्य कारण की एक निष्ठा है। अब यदि हम अनुकार्य में रस की उत्पत्ति माने तो
एक निष्ठा के सिद्धांत का खंडन हो जा रहा है। दोनों एक जगह नहीं रह पा रहे हैं। अब एक और प्रश्न खड़ा होता है कि बहुत सारे नाटक ऐसे लिखे जाते हैं, बहुत सारे काव्य ऐसे लिखे जाते हैं जिनमें अनुकार्य कल्पित है। यदि हम राम को लेकर नाटक लिखते हैं, यदि हम दुष्यंत को लेकर नाटक लिखते हैं, काव्य महाकाव्य लिखते हैं, तो ये सारे हमारे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पात्र हैं। इनके बारे में लोगों को जानकारी है। लेकिन ऐसे पात्र जो काल्पनिक है, कवि या नाटककार कल्पना के आधार पर पात्र गढ़ता है, वहां हम कैसे मानेंगे कि उस अनुकार्य में रस की उत्पत्ति होती है। अगला एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है कि इन्होंने कहा कि रस की पुष्टि होती है, इसीलिए यह सिद्धांत उपचयवाद के नाम से जाना जाता है। लेकिन सामान्य नियम क्या है? रस का सनई सनई अपचय होता है। क्या तात्पर्य निकला? उपचय का मतलब है वृद्धि और अपचय का मतलब है ह्रास। तात्पर्य यह निकला कि जब हम रसानुभूति कर रहे होते हैं तो प्रारंभिक काल में रस की मात्रा स्लो होती है। शनैः शनैः वह अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है, रसानुभूति पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है, और फिर शनैः शनैः वह पराकाष्ठा कम होती जाती है। तो पराकाष्ठा के बाद रस का उपचय नहीं होता है, पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद रस का अपचय होता है। लेकिन भट्ट रस का उपचय मानते हैं, तो इस तरह उपचय मानना भी ठीक नहीं है। तो हम क्या पाते हैं कि भट्ट के मत में मुख्य रूप से 8 कमियां हमें दिख रही हैं। भट्ट के मत की 8 सीमाएं हैं। यहां 4 क्रम संख्या 4 से लेकर के 10 तक, अर्थात 7, क्षमा करें 7, 4 से 10 7 हुआ, तो 7 सीमाएं हैं। और भी सीमा हम देख सकते हैं, बहुत सारी बातें आ सकती हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही सीमाएं हैं भट्ट के मत की। और इन मतों का निराकरण बाद में दूसरे आचार्यों के द्वारा किया गया। मैं अपने अगले व्याख्यान में दूसरे आचार्य की चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप इसको बढ़िया से पढ़ें और समझें। कोई त्रुटि हो तो आप जरूर मुझे लिख करके दें, मैं कोशिश करूंगा कि समाधान करूं। और मेरा निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह का व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा आपके लिए, आपको बहुत लाभ होगा। नमस्कार।